हेलो यू ऑल, वेलकम टू NCERT वे यूपीएससी। NCERT वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेकंड क्लास 12th जो है आपकी। तो CBSE क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड का चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स लगती हैं, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट एंड पॉलिटिकल साइंस सेकंड। ये पूरी एक सीरीज़ है जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे, पूरी डिटेल में डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे। देखिए NCERT वे यूपीएससी में हमारा बस एक ही इंटेंशन रहता है कि हमेशा हम डेप्थ से समझे, चीज़ों को अच्छे से समझें, और कोई भी चीज़ जो है वो रहनी नहीं चाहिए किसी भी चैप्टर में। तो इसीलिए डिटेल डिस्कशन होगा, या डिटेल हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर की, जो कि है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड क्लास 12th CBSE। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें उतना ही मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाई जाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड क्लास 12 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए, चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले कभी भी हम जब स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी, हम जो स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक को समझना। सबसे पहले अगर आप उस टॉपिक को समझ जाते हो, फिर चाहे उसमें कितनी ही आगे जो है रामायण वगैरह लिखी हुई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 50-60% काम आपका सिर्फ एक टॉपिक की जो हेडिंग है, टाइटल है, वो कर देता है। इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग का क्या मतलब होता है? देश जो खड़ा होता है, देश कैसे उठता है, कैसे ग्रो करता है, तो क्या चैलेंजेस उसके सामने आते हैं। तो ऐसा ही इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से 1947 में, तो उसके बाद में कौन कौन से चैलेंजेस आए, आज हम 2020 में हैं, और इस तरीके से कैसे हमारी जो जर्नी है वो चली आ रही है आफ्टर द 1947 इंडिपेंडेंस के बाद में, ये जो जर्नी चली आ रही है, इस बीच में जो जो चैलेंजेस हमारी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट के सामने और एज द पीपल ऑफ इंडिया हमारे सामने जो चैलेंजेस आए हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. So in this chapter we are going to read the challenges which Indian government face, or Indian as a country India faced challenges as the nation grow. जैसे जैसे नेशन ग्रो होता है, ग्रो करता है, वैसे वैसे चैलेंजेस सामने आते हैं। तो इस चैप्टर में हम चैलेंजेस पढ़ेंगे 1947 के बाद में जो हमारे देश में आए। तो देखो, पहला है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। ये आपका पहला टॉपिक है। हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सबको पता है। इट वॉज मिड नाइट ऑफ 14-15 अगस्त, मिड नाइट को 15 अगस्त 1947 ईच ईयर वे सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। 14 अगस्त की मिड नाइट अगर हम बात करें, 15 अगस्त लग जाता है तब। एंड इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू, ही बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एंड ही हिमसेल्फ जस्ट एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एक्चुअली आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसी को फर्स्ट पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो उसी पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू एट द मिड नाइट, जो आपकी है आज़ादी की 14 अगस्त की मिड नाइट 15 अगस्त को। एंड दिस वॉज द फेमस, और इस स्पीच का नाम भी था बहुत फेमस, ट्रेस्ड विथ डेस्टिनी, स्पीच दैट यू आर फैमिलियर विथ। ट्रेस्ड विथ डेस्टिनी में उन्होंने बोला था, रिप्रेजेंट करके, कि सारी दुनिया जब सो रही है, हम जाग रहे हैं। क्यों, किसके लिए हम जाग रहे हैं? फॉर आवर डेस्टिनेशन, फॉर आवर डेस्टिनी, फॉर आवर फ्यूचर, है ना। वो जब आज़ादी मिली तो बहुत बड़ा एक इवेंट ऑब्वियसली वो था हमारे देश के लिए, कि आफ्टर सो मैनी डेकेड्स वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, एंड दैट स्पीच वाज नोन एज ट्रेस्ड विथ डेस्टिनी, फेमस स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, इंडियंस जो हैं ऑब्वियसली वो वेट कर रहे थे। दिस वाज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। ऑब्वियसली कितनी हमने लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी जो है स्ट्रगल्स की, उसके बाद में हमें आज़ादी मिली थी। यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट देयर वर मैनी वॉइसेस इन अ नेशनल मूवमेंट, बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन. One, that after independence we shall run our country though democratic government, and two, that the government will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged groups. देखिए, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, बीइंग
ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट अगर आप हो तो उसमें आपने ऑब्वियसली हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है किस तरीके से जो है आज़ादी के दौरान बहुत सारे मूवमेंट्स हुए एंड डिफरेंट लीडर्स, वेदर इट्स महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और मैनी अदर लीडर्स, दे डिड देयर रोल, उन्होंने अपना रोल किया एंड लेकिन सबका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके थे उन सबके, है ना। नेशनल मूवमेंट होल्ड करने के सबके अपने अपने तरीके थे, लेकिन एक चीज़ पर वो ऑल वर एग्री, दैट दे ऑल वर एग्रीड अपॉन वन थिंग, दैट they all wanted independence, and after independence the government must be kind of democratic government. वो सब ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में जो गवर्नमेंट बने वो कैसी बने, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बने, लोकतांत्रिक सरकार बने, देयर मस्ट बी डेमोक्रेसी. ओके, सेकंड, दो चीज़ों पर ऑल वर एग्री, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका फाइनल में. तो दो चीज़ों जो थी उन पर वो सब एग्री करते थे. दे वर एग्रीड ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट, after independence the government must be democratic. Second, the poor people must be given the priority, है ना, particularly the poor and the socially disadvantaged groups. हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी प्रेवलेंट था, तो ऑब्वियसली जिसको हम अनटचेबल्स कहते हैं या जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स था, उनके लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है ना. सो पर्टिकुलरली पीपल और गवर्नमेंट मस्ट वर्क फॉर द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड द पुअर, है ना. अब जब कंट्री आज़ाद थी, नाउ दैट द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम. अब जो प्रॉमिस किए गए थे नेशनल मूवमेंट्स में, आज़ादी के बाद में ऐसा हो जाएगा, देश इतना बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, दोज वर गुड, है ना. हमने इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन अब उनको पूरा करने का वक्त था, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त था. अब आप लोगों में से बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर गरीबी तो उस टाइम में भी थी, आज भी तो गरीबी है ना. बट हमारा नेशन उस टाइम से आज में बहुत चेंजेस आए हैं, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देखिए, आप लोग न्यूज़ में कई सारी चीज़ें सुनते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में जो हैं, हमारे देश में इस तरीके के सिस्टम बन गया है न्यूज़ का कि एक्चुअली न्यूज़ में हम बस पॉलिटिकल पार्टी, ए पार्टी वर्सेस बी पार्टी, ऐसी तरीके की चीज़ें देखते रहते हैं. लेकिन सब लोगों को एक बात पर तो हमें सहमत होना ही पड़ेगा कि यस, इंडिपेंडेंस के बाद में आज तक इंडिया ने ग्रो किया है. हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है एसोसिएटेड हो, जो और अच्छी करनी चाहिए थी शायद नहीं हुई हो, लेकिन तब से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, एवरी गवर्नमेंट, ईच गवर्नमेंट फंक्शन, हर गवर्नमेंट ने फंक्शन किया, हर गवर्नमेंट ने वर्क किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री. कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता रह गई हो, किसी भी गवर्नमेंट में रह गई हो, लेकिन तब से अब तक चेंजेस बहुत सारे आए हैं. ये चैप्टर जो है आपका वही बता रहा है कि किस तरीके से जब इंडिया इंडिपेंडेंट उसको हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद में किस तरीके से वो खड़ा हुआ, और जो प्रॉमिसेस किए गए थे फ्रीडम के मूवमेंट्स के दौरान कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल बी एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड विल बी वर्किंग फॉर द पुअर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर. सो अब उनको इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया था. अब देखिए थर्ड पैराग्राफ, दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी. कभी भी कोई भी टास्क हम लेते हैं तो टास्क तो वैसे कोई भी ईजी नहीं होता, हर टास्क डिफिकल्ट होता है. और इंडिया तो जब उस डिसीजन में देखो आज़ाद हुआ था, ये आपको जनरल एक क्वेश्चन है कि क्या प्रॉब्लम्स थी इंडिया के सामने, या व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि हम एक बिल्कुल न्यू एक कंट्री थी आफ्टर इंडिपेंडेंस. एक तरीके से न्यू कंट्री, वैसे तो रिच हेरिटेज है हमारी, 5,000 साल पुरानी, इतनी गोरों की इतनी वो नहीं है हेरिटेज, एक रिच जो आप कहते हो ट्रेडिशनल हिस्ट्री, जितनी हमारे रिच कल्चर था, रिच सिविलाइजेशन थी. जो अंग्रेज अगर आपको बोले कभी कोई डिबेट में आप बैठो कि वी गेव यू मैनी थिंग्स, वी गेव यू दिस, वी गिव यू दैट, वी गिव यू रेलवे एंड वी गिव यू एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट, दिस वाज नॉट लाइक दिस. वी हैड अ रिच कल्चर, रिच हेरिटेज हमारा उससे बहुत हज़ारों साल पहले था. लुक एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कितना रिच कल्चर था, कितना उसका ड्रेनेज पैटर्न से लेके हर चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन लेके कितना रिच कल्चर था. लेकिन क्योंकि हम आज़ाद हुए थे बहुत सालों के बाद में, तो एक इस तरीके से हमारे सामने बहुत न्यू चैलेंजेस थे. उस तरीके से हम एक न्यू बॉर्न थे कि हमें अभी बस खड़ा होना था अपने पाँव पर, और जो न्यू चैलेंजेस थे, जो चाहे वो गरीबी हो या देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना, एक्चुअली सारे लोग एक्सेप्ट कर लें. आज जनरल इलेक्शन होते हैं तो ईच पार्टी समहाउ एक्सेप्ट द डिसीजन. हालांकि वो एक दूसरे पर आरोप लगा सकती हैं कि भाई इसने ये गड़बड़ झाला करके जीत गए, दे डिड द फ्रॉड एंड लाइक दैट, बट अल्टीमेटली ऑल एक्सेप्ट दैट यस इलेक्शंस आर हेल्ड फ्री एंड फेयर, और सब लोग एक्सेप्ट करते हो. डेमोक्रेटिक वैल्यूज अब स्टैब्लिश हो गई. हमें भी पता है कि
चाहे हम किसी का विरोध भी करें, इफ इलेक्शंस आर हेल्ड इन समवन विंस देन ही इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही और शी इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। देन वो जो गवर्नमेंट बनती है वो सबकी गवर्नमेंट बनती है, वो किसी एक की गवर्नमेंट नहीं बनती है। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट बनाने में हो सकता है हम किसी एक पॉलिटिकल आइडिया को सपोर्ट करें, किसी को ना करें, ना, ये हम सब पे डिपेंड करता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी के अंदर तो डिसेंट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिसेंट का होना, विरोध का होना तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसी को तो कहते हैं। नहीं तो सब लोग अगर सब एक चीज़ पर एग्री हो जाएं तो ऐसा तो फिर वो उसको आप डेमोक्रेसी वैसे कह भी नहीं सकते, क्योंकि विरोध तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, और उसको सुने, है ना। तो इसीलिए जो है जैसे एक बहुत फेमस स्कॉलर थे वॉल्टेयर नाम करके, आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा था कि हो सकता है मैं आपसे सहमत ना हूँ लेकिन मैं आपके बोलने के अधिकार की रक्षा करूँगा, है ना। अगर आप किसी से एग्री ना होते, इफ़ यू आर नॉट एग्री विथ समवन, स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट द और यू हैव टू लिसन द आइडियाज, दे मे बी अकॉर्डिंग टू यू और दे मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू, बट इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्टैब्लिश करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। अब दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इंडिया वॉज बोर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन वॉज बोर्न इन ए सिचुएशन मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ इंडिया इन 1947। वैसे बोर्न इन इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने लिखा है, क्योंकि इंडिया तो इन गोरों की सभ्यताओं से पहले भी बोर्न हो चुका था, लेकिन अल्टीमेटली हम कहते हैं कि भाई इतने सालों की जो है एक तरीके से गुलामी के बाद में इंडिया आज़ाद हुआ। सो द ईयर 1947 एक बहुत खतरनाक ईयर था, क्योंकि आज़ाद तो हम हो गए थे लेकिन आज़ादी की हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। कौन सी कीमत? पार्टीशन की। इंडिया मतलब दो टुकड़ों में बंट गया था। जो हम रहते आए थे हमें ट्रेडिशनली, देखो ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, देखिए हमें इस चीज़ों को समझना होगा। चाहे ये जो रिलीजन्स बनाए जाते हैं, धर्म बनाए जाते हैं, ये सिर्फ रूल्स हैं और कुछ नहीं है, जो हमें इंसानों को सिविलाइजेशंस में सिविलाइज बनाने के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे। अब हम अपने आप को किसी से रिलेट करते हैं। बहुत अच्छी मूवी का डायलॉग है, हिंदू का खून मुस्लिम का खून है तो वो, या सिख का खून ईसाई का खून सब है तो लाल रंग का है, उसमें भी वही एलिमेंट्स होते हैं। साइंस में आप लोग जो पढ़ते हो, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो सब के अंदर ही होती है ना। किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर धर्म का है तो उसके अंदर कोई वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है ना। तो सब है वैसे इक्वल, लेकिन क्योंकि रूल्स स्टैब्लिश करने के लिए बनाए गए तो अपनी अपनी ऑब्वियसली उसको भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो जो आइडियाज़ हैं, ये सर्टन आइडियाज़ ही तो हैं और क्या है। लेकिन जो हम हार्मनी के साथ रहते आए थे तो हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हुई, चाहे वो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, तो इस तरीके से कि अल्टीमेटली पार्टीशन हो गया, देश का बंटवारा हो गया और एक नया देश नेम ऑफ इस्लाम जो है वो क्रिएट हो गया। पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो तरीके से क्रिएट हुआ। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो करंट में पाकिस्तान है। तो और उस देशों में क्या हुआ, फिर बहुत दंगे भी हुए, इंसान के खून का प्यासा बन गया एक तरीके से, हज़ारों लाखों लोग मारे गए, कितने बड़े स्केल पे, वाइड स्केल पे जो है मूवमेंट हुआ, और ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा था। तो अल्टीमेटली देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन इस ट्रॉमा के साथ में इट वॉज दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंटली स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी। और ये सिचुएशन थी जिससे हमने वो जर्नी स्टार्ट की थी, उस ट्रॉमा से, उस मुसीबतों से। Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation. हालांकि ये ट्रॉमा था, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो लीडर्स थे उनके सामने आइडिया था, उनके सामने एक विज़न था कि हाँ हमें जो है वो क्या करना होगा, हमें जो है अल्टीमेटली देश को आगे बढ़ाना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। देखिए बहुत अच्छी शानदार आपको पिक्चर दिखा रहा है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को लाल किले से। और आज भी ये ट्रेडिशन विच इज़ फॉलोड, जो आज भी फॉलो की जाती है, 15 अगस्त में इट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर हो जो है हॉइज द और अनफॉल्स द फ्लैग, जो फ्लैग जो है वो फहराते हैं, वहाँ पे झंडा आरोहण करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखिए तो चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, गवर्नमेंट्स आती जाती रहेंगी, देश रहेगा हमेशा, वो वाली बात है। तो हम जो ये चीज़ें समझते हैं चैलेंजेस, यहाँ से आप अपना जो है एनालिटिकल स्किल्स भी शार्प करते हैं। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी जो आपको सिलेबस में सारी चीज़ें बता रखे हैं, तो इस तरीके से हम अपनी एनालिटिकल स्किल्स भी शार्प करते हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं, उस टाइम में चैलेंजेस थे, आज भी नए चैलेंजेस हैं हमारे सामने। हार्मनी इस्टेब्लिश करना देश में, कैसे देश को डेवलप करना। और करंटली वी आर फेसिंग, अभी तो हम क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं, दैट कोविड क्राइसिस। तो किस तरीके से इस क्राइसिस से हम एक साथ मिलकर निकलें, कैसे डिसिप्लिन रहें, जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब देखिए
हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग बहुत शानदार, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लगभग 200 साल का जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका एंड हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो इस तरीके से अब 3 चैलेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट जो थे इंडिया के सामने। ओके, अब देखो महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कोलकाता से, क्योंकि दंगे फसाद हो रहे थे तो उसको रोकने के लिए वो कोलकाता गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दी थी कि टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन, इंडिया मिडनाइट में बट जाएगा। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग, कि कल जो है हर्षोल्लास का दिन भी है तो शोक का दिन भी है। शोक का इसलिए क्योंकि इंडिया का बंटवारा हो गया था, हर्षोल्लास का इसलिए क्योंकि 200 साल की जो गुलामी थी अंग्रेजों की उससे हम आज़ाद होने जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी आज़ादी के साथ में जो हमें मिल गई थी, तोहफे में ब्रिटिशर्स ने दे दी थी। डिवाइड एंड रूल यही तो था अल्टीमेटली, जिसको हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से, डिवाइड एंड रूल। अल्टीमेटली उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया, और आज तक है ना 21st सेंचुरी में है, हम आज तक उस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी सी ईच अदर एज एनिमीज, हम एक दूसरे को एनिमी के रूप में समझ रहे हैं, जो हम एक ही थे एक तरीके से, है ना, एक तरीके से एक इंसेंस उस कल्चर से बंधे हुए थे। आज भी आप देखो पाकिस्तानी जो हैं उनका कल्चर हमारे कल्चर में आपको उस तरीके से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। बट स्टिल पार्टीशन हुआ और एक तरीके से वो जो दुश्मनी के बीज थे वो बो दिए गए उस ड्यूरेशन में। अब देखो 3 चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका फाइनल में आने लायक क्वेश्चन है। विच वर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, या विच वर द 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ब्रॉडली कौन कौन से चैलेंजेस, देखो इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। फर्स्ट चैलेंज कौन सा था और इमीडिएट चैलेंज था कि द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप ए नेशन दैट वॉज यूनाइटेड yet accommodative of the diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. Its people spoke different languages and followed different cultures and religions. भाई सबसे पहला जो चैलेंज ये आज तक हम फेस कर रहे हैं, वैसे तो अभी करंटली भी देखें बहुत इंडिया 1947 से अब तक पता नहीं कितना जो है पानी बह गया गंगा में, कितना जो है समुंदर इधर से उधर हो गया, कितने चेंजेस आ गए, बट स्टिल वी आर फेसिंग दिस चैलेंज कि डाइवर्सिटी में यूनिफाई करना, एक तरीके से यूनाइट रहना। तो आज भी आप चाहे न्यूज़ उठा के देखो, कोई सा न्यूज़ चैनल खोलो, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हाँ आपस में ये सारी चीज़ें चलती रहती, रिलीजन वाइज, ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑल्सो, बट वी ऑल आर यूनाइट। जो हम बातें सुनते हैं, ट्रेन से आप कहीं पे जाते हो तो साइड में दीवार पे लिखा होता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, उसको समझो, उसको जो फीलिंग्स है उसके अंदर कि व्हाट आर द फीलिंग्स इन दैट, फीलिंग्स क्या है उसके अंदर वही फीलिंग है कि अल्टीमेटली वी मे बी डिफरेंट ऑन द लैंग्वेज बेसिस। आप में से हो सकता है बहुत सारे वीडियो जो सुन रहे हो आप अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हो सकता है कुछ को बहुत अच्छे से क्लियरली हिंदी समझ में आ रही हो, किसी को नहीं भी आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है, बट स्टिल वी ऑल आर यूनाइटेड, स्टिल वी ऑल आर वन। एक आइडेंटिटी पे हम एक है एंड वी आर इंडियन, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। अब चाहे कोई कितना भी हो, जैसे हम कहते हैं ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हमें आइडेंटिटी दी है, 1 वोट 1 वैल्यू, है ना, 1 सिटीजनशिप। तो चाहे मुकेश अंबानी है या कोई लेबरर है कहीं गरीब किसान किसी एक गांव का, उसके वोट की वैल्यू एक ही है, वो एक ही इंडियन वो भी है और इंडियन वो भी है। ऐसा नहीं कि उसके आगे कोई प्लस प्लस इंडियन लगता है, ये प्लस प्लस इंडियन है और ये इंडियन माइनस है, ऐसा कुछ नहीं है ना, वी ऑल आर इंडियन। सो सबसे बड़ा चैलेंज जो पहला चैलेंज था वो यही था कि इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था शेप करना इंडिया को। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इंडिया को किस तरीके से शेप किया जाए। इतने रिलीजन बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम डिवाइडेड थे और किस तरीके से हमें एक बनाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। टू शेप इंडिया, दैट वाज द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट चैलेंज। ओके, बिकॉज इंडिया वाज स्टिल वी हैव डाइवर्सिटी, इसलिए इंडिया को एक करना सबसे बड़ा चैलेंज था। सेकंड चैलेंज कौन सा था, वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। आई होप फर्स्ट चैलेंज आपको समझ गए, इसको सिंपल में आप नोट बना के समझो तो क्या समझोगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हो, अगर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है तो इसको डिटेल में आप समझा सकते हो। तो पहला चैलेंज कौन सा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि यूनिटी स्टैब्लिश करना, टू एस्टैब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी स्टैब्लिश करना। सेकंड चैलेंज क्या था, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंज को नोट बना के समझिए, तो एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि भाई आज़ाद तो होना सही बात है, मोमेंट्स इतने लड़े अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली जो है आज़ादी को अब उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्टैब्लिश करना,
और डेमोक्रेसी को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना, वो बहुत बड़ा टास्क था। तो सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, है ना, ये बहुत बड़ा टास्क था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एस्टैब्लिश करना, किस तरीके से इलेक्शन करवाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, अवेयर करना लोगों, उससे पहले इलेक्शन कभी हुए नहीं तो अल्टीमेटली जनरल इलेक्शन इस तरीके से, तो कैसे लोगों को वोट को राइट दिए जाए, कैसे इतने बड़े देश में, कॉन्टिनेंट साइज का इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना, चाहे नॉर्थ से हम साउथ लें या ईस्ट से वेस्ट लें, पूरे इंडिया के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना, ये सेकंड बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, अब थर्ड चैलेंज कौन सा था कि अभी अभी हम आज़ाद हुए थे, तो आज़ादी के साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, पॉवर्टी, गरीबी इतनी बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। आज भी इंडिया के अंदर 20 से 25 करोड़ लोग तो आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, इवन दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। सो उस ड्यूरेशन में तो आप सोच सकते हो कंडीशंस कितनी वर्स्ट थी। सो वो जो गरीबी थी, वो जो भुखमरी थी, उससे कैसे इंडिया को निकाला जाए। सो इकोनॉमिकल चैलेंज, थर्ड चैलेंज कैसा था? फर्स्ट चैलेंज हमने क्या देखा? फर्स्ट चैलेंज हमने देखा टू स्टैब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकंड चैलेंज हमने क्या देखा? सेकंड चैलेंज हमने देखा कि किस तरीके से जो है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। एंड थर्ड चैलेंज क्या है? थर्ड चैलेंज है टू ग्रो और टू डेवलप। डेवलपमेंट वाज द मेजर चैलेंज, और टू इकोनॉमिकली ग्रो करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज many people were poor, the conditions were not good. So economical development and eradication of poverty was major important, very very important challenge, सबसे बड़ा चैलेंज था ये। इन तीनों में से मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़ा चैलेंज था, स्टिल इट इज अ चैलेंज, है ना, कि कैसे आज भी जो है गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे निकाला जाए गरीबी से। सो ये तीन चैलेंजेस हमने देखे इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि सबसे आपको इजी भी है एक तरीके से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि व्हाट वर द थ्री चैलेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से सार समझ लो इस चैप्टर का, कि दीज थ्री चैलेंजेस वर देयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, विच फर्स्ट टू एस्टैब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेकेंड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेसी, थर्ड टू इकोनॉमिकली ग्रो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिकेट करना पॉवर्टी को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब आएगा अगला जो क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पे चैप्टर में भी दे रहा है, कि हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया भाई इस चैलेंजेस को, ये जो सारे चैलेंजेस थे। तो देखिए, चाहे इकोनॉमिक अगर हम बात करें, इकोनॉमिक जो चैलेंज था उसके लिए इंडिया ने क्या बनाया, 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम बनाया, जो आपके 1951 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला, जो हमने सोवियत यूनियन से लिया था। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने 5 ईयर प्लान कहाँ से लिए? सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से, अलग अलग देशों से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें ली गई हैं। तो 5 ईयर प्लान जो सिस्टम था वो स्टैब्लिश किया फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, मैनी स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, है ना, एंड मेजर फोकस वाज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क, है ना, फार्मर्स पर स्पेसिफिकली शुरू में 5 ईयर प्लान्स में फोकस किया गया था, कैसे जो है उन पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इंडिया को जो है इन सारी प्रॉब्लम से जो है वो निकाला जाए। अब देखिए कुछ आपके, एक ये पिक्चर है आपके डॉन, एक न्यूज़पेपर है, अभी भी चलता है ये डॉन न्यूज़पेपर, ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, मैं हूँ डॉन। तो ये डॉन न्यूज़पेपर पहले भी चलता था और अभी भी चलता है। तो इस डॉन की न्यूज़ कटिंग है, एक कायदे आज़म बोला जाता है वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना वाज मेजर लीडर और इम्पॉर्टेंट लीडर फॉर पाकिस्तान। सो कायदे आज़म, ही वाज एंटाइटल एक तरीके से उनको किया गया था, कायदे आज़म का एक तरीके से रेफर, हमारे जैसे राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी को। सो कायदे आज़म उसी तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कायदे आज़म ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश पीपल, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ पावर अननोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरीके से पार्टीशन होना और पावर मिल जाना, किसी एक नया देश बन जाना, ये हिस्ट्री में बहुत ही रेयरली आपको इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो एक कटिंग है, एक तरीके से आपको बता रहा है, फैज़ अहमद फैज़ की एक तरीके से पोइट्री पोएम यहाँ पे बता रखी है, दिस स्केड मार्ड ब्राइटनेस दिस बिटन बाय नाइट डॉन, कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि देश आज़ाद हुआ और आज़ादी मिली। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग, तो जैसे वो मैं हूँ डॉन चलता था, डॉन आज भी चल रहा है, पहले भी था, अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे भी देश में अभी भी करंटली इट इज़ फंक्शनिंग ऑपरेशनल दिस न्यूज़पेपर। तो उसकी कटिंग है, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, किस तरीके से इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ, न्यू कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स की इंपॉर्टेंस पहले भी चलती थी, आज भी है।
अब देखिए उसके अलावा अब ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो थी इंडिया को आज़ादी के साथ में मिल गई, पार्टीशन की। कहते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल वर इन द मूव। बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों की संख्या में लोग इधर से पाकिस्तान से जो हिंदूज थे, सिख्स थे, वो इधर मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा, और इधर से भी जो है मुस्लिम्स जो है उनको उस तरफ जाना पड़ा। अपनी मर्जी से गए कई, और कईयों को दंगे फसाद के कारण जाना पड़ा। सो यू कुड इमेजिन द सिचुएशन, है ना। देखिए ये जो बीइंग स्टूडेंट, क्योंकि वी ऑल आर स्टूडेंट का मतलब है कि आप अपने आप को एनलाइटन करते हो नॉलेज से। जो प्रॉब्लम्स हिस्ट्री में हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम सॉर्ट आउट करें अपनी जो एनलाइटनमेंट से। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि भीड़ जो होती है ना, भीड़ का कोई ना धर्म होता है, ना कोई उसका मजहब होता है, ना कोई उसका ईमान होता है। बस भीड़ तो क्या होती है, वो तो कुछ भी डिस्ट्रक्शन मचाने पर तुली हुई होती है। तो हम अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेट करें और कहें कि हाँ वो भीड़ थी, उस धर्म की थी या उस रिलीजन की थी, उसने बहुत बढ़िया किया, उसने बढ़िया किया क्योंकि उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमें भी ऐसा करना था, और वो कहे नहीं हमें नुकसान पहुंचाया हमें भी ऐसा करना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बीइंग एनलाइटन हमें समझना होगा, ये अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड की निशानी है। एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इस तरीके की चीज़ों का कतई ही कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, है ना। चाहे वो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, रिलीजन्स आर नथिंग बट वैल्यूज एंड आइडियाज फ्रेम्ड बाय मैनी स्कॉलर्स एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग दीज आइडियाज। तो उनके फॉलोअर्स बन गए एक तरीके से, तो वो उसको आपने नाम दे दिया रिलीजन एक तरीके से, है ना। सो ये कुछ आइडियाज थे जो हमें सिविलाइज्ड बनाने के लिए दिए गए थे, और हम उसको रिलेट करते हैं और फिर उसके बिहाफ पे डॉगमेटिक हो जाते हैं, इतने कट्टर हो जाते हैं कि वी जस्ट डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट, है ना। ये चीज़ें जो हैं हमें सुधार करनी होगी इनको, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हमें यही बताती हैं। तो देखिए जो पार्टीशन हुआ उसमें हज़ारों लाखों लोग मारे भी गए, बहुत लोग मारे गए, करोड़ों लोग इधर से उधर जाने को मूव हो गए। यह आपको इस टॉपिक में बता रहा है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। पार्टीशन जो था, बहुत लोगों का डिस्प्लेस कर दिया गया, इधर से उधर मूव, और रिहेबिलिटेशन वापस कैसे जो है वो इस्टेब्लिश हुए, रिहेबिलिटेट हुए वापस। तो देखिए 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट 2 नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। सिर्फ एक देश नहीं, 2 अलग देश जो एग्जिस्टेंस में आए, इंडिया और पाकिस्तान। वैसे हम लिटरल अगर इसका समझें तो इंडिया तो था ही इस्टेब्लिशमेंट, ये तो हज़ारों साल लाखों साल से यहीं पे था, ये पूरी कॉन्टिनेंट। देखो अब आप चाहे किसी भी, अगर हम डिबेट का इशू भी रखें तो आपको मानना तो पड़ेगा ये जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारी जो ट्रेडिशन है यहाँ की, चाहे वो साउदर्न इंडिया ले या नॉर्दर्न इंडिया ले, भाई हम यहाँ के नेटिव्स हैं। पाकिस्तान एक जो है वो एक तरीके से एक न्यू बॉर्न एक देश बना। तो कई चीज़ें जो लिखी हुई होती है एनसीईआरटी में, कुछ जो है पार्ट्स डिबेट के इशू भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कह रहा है 2 नेशन स्टेट एग्जिस्टेंस में है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। और ऑब्वियसली पार्टीशन का रिजल्ट था कि इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बने। जो बॉर्डर डिमार्केटिंग थी, बॉर्डर को मार्क करना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, किस तरीके से डिमार्केशन हुआ। 2 नेशन थ्योरी जो आपकी हिस्ट्री की बुक में दे रखा है, इट वाज फ्लोटन बाय मुस्लिम लीग स्पेसिफिकली लीडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरी तरफ थी आपके जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर ऑन बिकेम आवर प्राइम मिनिस्टर। तो 2 नेशन थ्योरी का कंसेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया था, अल्टीमेटली दंगे फसाद होने लगे, बाद में जाकर उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा, इस तरीके से 2 नेशन जो है वो फॉर्म हुए। नाउ मुस्लिम लीग जो 2 नेशन थ्योरी थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट डू यू मीन और व्हाट वाज द 2 नेशन थ्योरी ऑफ मुस्लिम लीग। तो उनके 2 नेशन थ्योरी का क्या मतलब था? उनका 2 नेशन थ्योरी का सिंपल सा मतलब था कि उनका मानना था, मुस्लिम लीग का मानना था कि इंडिया के अंदर एक्चुअली हम रहे तो बहुत सारे लोग रहे, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से डिवीजन है, 2 पीपल, 2 आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। तो तरीके से जो मुस्लिम्स हैं एक्चुअली उनकी आइडेंटिटी इंडियंस से रिलेट नहीं करती, या जो स्पेसिफिकली वो कहते थे हिंदू डोमिनेंस, एक तरीके से वो मुस्लिम लीग का मानना था, है ना। बहुत ज़्यादातर लोग इसके फेवर में नहीं थे, बट उनकी अपनी एक 2 नेशन थ्योरी थी। तो उनका क्या था, देखो कि अकॉर्डिंग टू 2 नेशन थ्योरी जो मुस्लिम लीग ने फ्लोट की थी, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 बट 2 पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये सबसे पहले जो 2 नेशन थ्योरी ने इसी ने एक्चुअली में पार्टीशन कराया। हम क्या कहते थे, हम इन सेंस जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते थे, और हम यहाँ पे ना हिंदूज की बात कर रहे हैं ना मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं?
बहुत सारे जो अच्छे बहुत लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, अगर रिलीजन वाइज हम बात करें तो उन लोगों का मानना था कि इंडिया एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं। बट मुस्लिम लीग ने ये थ्योरी कॉइन की कि नो, टू नेशन थ्योरी की, इंडिया में दो तरीके के लोग हैं, या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ पीपल आर देयर। और ये जो टू नेशन थ्योरी है, इसने एक तरीके से बीज बो दिए और अल्टीमेटली जाके पार्टीशन हुआ, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की डिमांड की, सेपरेट कंट्री की डिमांड की कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कंट्री के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और वो लोग साथ में नहीं रह सकते। अब यार जनरल एक आप लॉजिकल चीज़ बताओ, साथ में नहीं, ये मुस्लिम लीग का कहना था, टू नेशन थ्योरी के अंदर उनका कहना था कि ये लोग साथ में नहीं रह सकते। तो भाई हज़ारों सालों से यहाँ पे लोग रहते आए हैं, और हज़ारों कितने साल की सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्टीमेटली ये आइडिया, ये कहना कि भाई ये लोग साथ में नहीं रह सकते, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका बहुत बड़ा एक रीज़न, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इवन ब्रिटिशर्स ऑल्सो इंस्टिगेटेड दिस, उन्होंने भी इंस्टिगेट किया इस थ्योरी को। और अल्टीमेटली क्या हुआ, इसी टू नेशन थ्योरी बेस्ड पर जो है, जो इनका मानना था कि साथ में नहीं रह सकते, और पार्टीशन कर दिया गया। और अब आज देख लो आप, वी आर इन 21st सेंचुरी, करोड्स ऑफ मुस्लिम्स आर हियर एंड वी ऑल आर लिविंग विथ हार्मनी के साथ हम रह रहे हैं। अब आप में से हो सकता है बहुत लोग कुछ कॉन्ट्रास्ट करें, इसको डिबेट का इश्यू बनाए कि नहीं सर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट देखो, डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम्स डिसेंट होना है, ऑब्वियस है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको अच्छे से सॉर्ट आउट करें। अगर कहीं भी किसी भी आइडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, हमें ही तो उसको सॉर्ट आउट करना होगा ना, बीइंग पीपल। अगर हम जो है एक तरीके से डॉगमेटिक अप्रोच अपनाएं तो वो चीज़ें चलने नहीं वाली। तो आज भी हम देखें, वी आर लिविंग विथ हार्मनी। तो मुस्लिम लीग की ये जो थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी, अपने आप में एक तरीके से थ्रेस था, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली पार्टीशन करवा लिया अपने टू नेशन थ्योरी बेस्ड पर। और वैसे कई लोग ऐसा भी कहते हैं, फॉर द पॉलिटिकल पावर, टू गेन पॉलिटिकल पावर, मुस्लिम लीग नीडेड अनदर कंट्री। उनका मानना था कि हमें यहाँ पे पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी। तो कुछ लोगों के एम्बिशंस के कारण है जो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली। अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1940s में, पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और ब्रिटिशर्स का रोल अल्टीमेटली क्या हुआ, इसने क्रिएट किया पाकिस्तान को। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, कैसी थी, ये आपको बता रहा है। तो देखिए सिंपल सा टू नेशन थ्योरी कंसेप्ट सबसे पहले आया, और एक जो आइडिया था, क्या आइडिया, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आइडिया जो था टू नेशन थ्योरी का, उस पर बेस्ड, अब कोई ऐसा मतलब कोई रीजन नहीं था जहां पे मुस्लिम्स ही बहुत, मतलब मुस्लिम्स ही रहते हो मेजोरिटी में, या हिंदू इस तरीके से स्कैटर्ड थे, है ना, एक तरीके से हर जगह फैले हुए थे, स्प्रेडेड थे। तो जो कई तरीके की डिफिकल्टीज थी पार्टीशन के साथ में, इंडिया और पाकिस्तान बने, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी, कैसे ये पूरी प्रोसेस हुई। तो शुरू में क्या प्रॉब्लम थी कि मुस्लिम्स बेल्ट वर नॉट ओनली ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, दे वर स्प्रेडेड, वो स्प्रेडेड थे। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। जैसे आज जो पंजाब का साइड दिख रहा है आपको, सिंध का इलाका जो पाकिस्तान में आता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है आपका, बलूचिस्तान का इलाका जो है आपका, वेस्टर्न पंजाब है आपका। तो ये जो है आपके यहाँ पे मुस्लिम्स थे मेजोरिटी में। वेयर एज ईस्ट बंगाल, जो बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, ईस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल में जो है आपके मुस्लिम्स थे मेजोरिटी में। तो इस तरीके से क्या कर दिया गया, जो मुस्लिम इलाके हैं मेजोरिटी के, उनको अलग देश बना दिया जाएगा। और इसी के आधार पर फिर क्या किया गया, वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें नॉर्थ जो आपका वेस्टर्न पंजाब है, और सिंध जिसमें इवन राजस्थान से टच होता है, गुजरात से टच होता है वहाँ का इलाका, वो सिंध आता है वहाँ पे, उसको अलग कर दिया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, फिर बलूचिस्तान, और इसको आप बना दिया गया पाकिस्तान। और इधर जो है आपका ईस्ट जो बंगाल था, उसको बना दिया गया आपका ईस्ट पाकिस्तान। इधर वेस्ट पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया। फिर बाद में जाके 1971 की वॉर में वही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, और बांग्लादेश बना, जो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे भी, डिटेल में समझेंगे। तो वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट क्रिएट कर दिए गए। अब अगर दूसरी और क्या प्रॉब्लम थी कि ये आपको बता रहा है, देखो मेन डिफिकल्टीज, क्वेश्चन बन सकता है आपको, व्हाट वर द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। So first difficulty was that Muslim majority, there was no single belt area of Muslim majority. Muslims were divided in eastern side of Bengal and western sides of India, है ना। तो इस तरीके से ये आपको बता रहा है। अब देखिए सेकंड क्या प्रॉब्लम थी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया था। कुछ जो एम्बिशियस लीडर्स थे, एम्बिशियस होना कोई गलत
बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेट एक तरीके से डॉगमेटिक अप्रोच के होना, कट्टरवादी सोच के होना, उनकी वजह से एक तरीके से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स दे डिड नॉट वांट टू मेक पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लीडर जो आज पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका, वहाँ के लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, है ना, गांधी के विचारों से बहुत वो फेवर में थे, उनको फॉलो करते थे, इसलिए उनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। ही वॉज अपोजिंग द टू नेशन थ्योरी एंड ही क्रिटिकली अपोज दिस टू नेशन थ्योरी, और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को जो है उस तरीके से बनाया जाए, और वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान को मर्ज भी नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान के साथ में, लेकिन अल्टीमेटली बाय फोर्स उसको मर्ज किया गया। थर्ड प्रॉब्लम, तो देखो बेटा ऑल ऑफ यू, क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे सीबीएसई आपसे क्या पूछ सकती है, या जनरल क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें, कि विच वर द मेजर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन की प्रोसेस में कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी। तो पहली क्या प्रॉब्लम थी, दैट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वर नॉट ऑन ए सिंगल बेल्ट, दे वर स्प्रेडेड, वो स्प्रेडेड थे। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज डिड नॉट वांट टू मर्ज विद पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे, ये कोई मेजर प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, जिसमें बहुत लार्ज एरिया जो था नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, बहुत बड़ा इलाका, जैसे आज का जो पंजाब है उसमें जो आपका वेस्ट पंजाब है जो अभी पाकिस्तान में आता है, लाहौर जिसकी कैपिटल है, वहाँ भी पंजाब है, आपको पता है पाकिस्तान, वहाँ भी बहुत सिख रहते थे, है ना, हिंदूज रहते थे इवन। तो उनका जो मूवमेंट, क्योंकि अब ये जो नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उनका भी मुस्लिम एरियाज में रहना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनका किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, मूवमेंट होगा। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, यही प्रॉब्लम थी कि पंजाब और बंगाल एरिया में बहुत नॉन मुस्लिम रहते थे, दे वर इन इवन मेजॉरिटी। इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड, कि इन प्रोविंसेस को क्या कर दिया जाएगा, बाइफर्केट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, दो बंटवारे कर दिया जाएगा। इसलिए पंजाब का बंटवारा कर दिया गया, ईस्ट पंजाब और जो आपका वेस्ट पंजाब है वो बना दिया गया। ईस्ट पंजाब इंडिया के साइड में आ गया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल अभी इंडिया में है, और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, बाद में जाकर वो बांग्लादेश बना। तो ये मेजर प्रॉब्लम थी दैट इवन नॉन मुस्लिम्स वर ऑल्सो लिविंग इन द एरिया ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, जहाँ पे मुस्लिम जो थे मेजोरिटी प्रोविंसेस थे उनमें भी, चाहे पंजाब हो बंगाल है, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रहते थे बहुत बड़ी संख्या में, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होना ये भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। और जो पार्टीशन में जो सबसे ज़्यादा लोग मारे गए ना, वो यहीं पे मारे गए, पंजाब के अंदर और बंगाल में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे मारे गए। अब देखिए आगे क्या बता रहा है आपको, दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय मिडनाइट 14-15 अगस्त। अब कौन से जिले हैं, किस तरीके से पार्टीशन होगा, इनको बंगाल को और पंजाब को लेके स्पेसिफिकली डिसीजन 15 अगस्त तक नहीं हो पाया था। ये कहते हैं कि हमारे लीडर्स के सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम रही, चाहे वो मुस्लिम लीग के लीडर हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हो। अल्टीमेटली इसके कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोगों ने इवन, है ना। बहुत बहुत एक भयानक दृश्य था, जो अगर हम विजुलाइज भी करें उसको, तो कि मैनी पीपल जो राइट्स एक तरीके से हो रहे थे, चाहे वो लाहौर के अंदर हो, चाहे कलकत्ता के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, जो बांग्लादेश आज का वहाँ पे ढाका में हो, तो इस तरीके से जगह जगह, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इट मेंट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। वो ये नहीं जानते थे कि वो इंडिया में या पाकिस्तान में। तो इसलिए जो है द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। इन दो का पार्टीशन जो था ना, उसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, इसलिए इसने सबसे ज़्यादा हमें ट्रॉमा दिया, पंजाब और जो बंगाल है उसके पार्टीशन ने। अब जो है दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट intractable of all the problems of partition. This was the problem of minorities on both sides of the order. अब जो फोर्थ प्रॉब्लम थी, अभी हम क्या देख रहे हैं, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। फोर्थ प्रॉब्लम थी भाई, अब जो माइनॉरिटी रह गई हैं, पार्टीशन तो हो गया, अब जो माइनॉरिटी रह गई हैं, चाहे वो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए हों, इंडिया के जो एरियाज हैं, चाहे पंजाब में या जो वेस्ट बंगाल हैं, या और स्प्रेड थे इंडिया के अंदर, या जो हिंदूज या सिख्स जो हैं, या जैन जो हैं, या दूसरे जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम स्पेसिफिक पाकिस्तान में रह गए हो, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनकी सिक्योरिटी कैसे हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और बाद में जो है पार्टीशन हो जाने के बाद में, देश बन जाने के बाद में भी दंगे चलते रहे, और उन दंगों में भी कई लोग मारे गए थे जो रह गए थे उस जगह, वो छोड़ना नहीं चाहते थे अपनी ज़मीन।
यार इस ट्रॉमा को सोच के देखिए अब लोग कि हम एक जगह, हमारे पूर्वज कहीं एक जगह रहते हैं और अचानक से हमें कह दिया जाए कि भाई ज़मीन तुम्हारी नहीं, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कितना बड़ा ट्रॉमा होता है, मेंटली भी कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। तो वो जो एक आइडिया है, उस आइडिया ने जो हम कह रहे थे हम रिलीजन कुछ नहीं, आइडिया उस तरीके से हमें डिवीज़न भी हमारा डिवाइड कर देता है हमें आइडिया। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो ह्यूमन बींग्स को खुद को ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, बीइंग द सिविलाइज्ड पीपल। तो चाहे हिंदूज और सिख्स हैं जो पाकिस्तान में रह गए थे या मुस्लिम्स यहाँ पे रह गए थे, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनको कैसे सिक्योर किया जाए। दिल्ली में दंगे फसाद हो रहे थे, कलकत्ता में दंगे फसाद हो रहे, लाहौर में दंगे हो रहे थे, तो उनको कैसे सिक्योर किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था जो दंगे हमारे यहाँ पे हो रहे थे, स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर और कई इलाकों में, बिहार के कई इलाकों में, बंगाल के कई इलाकों में, पंजाब में स्पेसिफिकली। तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट क्या निकला पार्टीशन। अब देखो एक पिक्चर दे रहा है आपको यहाँ पे साइड में, अ ट्रेन फुल ऑफ रिफ्यूजीज इन 1947। इस तरीके से ट्रेन खचाखच भर के आती थी, इधर से उधर जाती थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इधर आती थी इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो। और इसमें इवन आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा इस तरीके की, मतलब उसको बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसे जो है इवन लोगों को मार दिया जाता है। ट्रेन की बोगियाँ के बोगियाँ लाशों से भरी हुई भी आती थी। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा एक इवेंट था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन सिंपल सा है कि इसमें आप इतना समझिएगा कि लार्जेस्ट मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल एंड मैनी पीपल रूथलेसली किल्ड एंड विमेन वर रेप्ड, है ना, इनोसेंट्स वर किल्ड, चिल्ड्रन वर किल्ड, और बहुत बड़े स्केल पे, चाहे सिटी हो जैसे लाहौर है, ठीक है, अमृतसर है, कोलकाता है, बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। वहाँ पे कम्युनल जोन्स बन गए अलग अलग। वहाँ पे कुछ एरियाज जो थे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, वहाँ पे वो लोग जो है नॉन मुस्लिम्स को मारते थे एक तरीके से, और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो मुस्लिम्स को एक तरीके से मारते। तो इस तरीके से जो है एक बहुत बड़े स्केल पे जो है ये है ना एक डिवेस्टेशन, एक जो है एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली इंडिया को। सबसे बड़ा चैलेंज था, लाखों लोग मारे गए, जिसको हम विजुलाइज करके भी काम जाए यार, इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। वैसे आपको तो सिर्फ ये पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सोच के देखो यार, इसको विजुलाइज करके देखो, कितने लोगों ने, कितने मासूम लोगों ने को मार दिया गया, कितने जो है बिछड़ गए लोग, परिवार से इधर से उधर हो गए, कितना बड़ा एक मास एक तरीके से मर्डर्स चल रहे थे अलग अलग स्केल पे। तो ये प्रॉब्लम्स थी जो कुछ एसोसिएट थी, लोगों को इधर से उधर मूव करना पड़ा, फोर्सफुली लोग मूव हुए। तो ये जो था ये कॉन्सिक्वेंस था और आफ्टर मैथ थी पार्टीशन की, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, जैसे आपको क्या बता रहा है कि कई जो लोग थे, राइटर्स थे, फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि दे देमसेल्व्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज अ डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, दिलों का बंटवारा हो गया एक तरीके से। क्योंकि फिर देखो अब ये जो दंगे फसाद है ना, सबसे बड़ा एक ये जो इवेंट्स थे ना, आज भी अगर हम फील भी करते हैं, एक हमें प्रैक्टिकल अगर हम महसूस करना होगा इस चीज़ को, कि अगर हम फील भी करते हैं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप कहते हो कि नहीं यार वो रिलीजन वाले कट्टर हैं, वो गंदे हैं, या वो फील करते हैं नहीं ये लोग इस तरीके से गंदे हैं। तो ये जो बीज बोए गए थे ना, ये जो हम फील कर रहे हैं, जो कारण है इसका, वो ये कारण है पार्टीशन का, कि हम एक दूसरे को नफरत की नज़र से अब देखने लग गए। जो आज तक हम एक तरीके से फेस कर रहे हैं, उसमें बहुत कमी आई है, लेकिन फिर भी आज तक हम फेस कर रहे नहीं, एक दूसरे को हम देखते हैं उस शक की दृष्टि से देखते हैं, शक की दृष्टि से हम कहते हैं कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पे, है ना, वो कम्युनिटी गलत है, ये कम्युनिटी गलत है। तो एक तरीके से डिवीज़न ऑफ हार्ट हो गया, हमारे दिलों का बंटवारा हो गया, और वो दिलों का बंटवारा आज तक हम जो है उसको झेलते आ रहे हैं। अब देखो एक पिक्चर दे रहा है आपको यहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर गांधी जो नौखाली के अंदर 1947 में जो दंगे रोकने के लिए वहाँ पे गए थे, कोलकाता में गांधी गए थे। तो गांधी इस तरीके से मूव करते थे, तो वो बस यही संदेश दे रहे थे कि लोग जो हैं, जो डिवीज़न ऑफ हार्ट है वो ना हो एक तरीके से। अब ये जो है जो एसेट्स थी, अब कंट्री का कॉन्सिक्वेंस में क्या है, देखो लोगों को मूवमेंट हुआ, बहुत लोग मारे गए, डिवीज़न ऑफ हार्ट हो गया। उसके अलावा ये हुआ, हमारी संपत्ति का भी तो बंटवारा हुआ भाई। चाहे रेलवे है, ब्रिटिशर्स अगर हम कहते हैं ब्रिटिशर्स लेके आए, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उनका भी तो बंटवारा हो गया, पुलिस का बंटवारा हो गया, आर्मी का एक तरीके से बंटवारा हो गया। जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी वो वहीं पे रह गई, हमारी वाली यहीं पे रह गई। उसमें भी स्पेसिफिकली रिलीजन वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बंटवारा हो गया। और
तो ये इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉरेटस assets all were divided. We also got divided. What also got divided were the financial assets, the thing like tables, chairs, typewriters, paper clips, books. मतलब इन चीज़ों का भी बंटवारा. पुलिस बैंड है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक तरीके से डिवाइड हो गए, जो वहाँ पे थे वहाँ पे रह गए, यहाँ पे थे यहाँ पे हो गए. इस तरीके से पूरा पार्टीशन हुआ. अब देखिए बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं अलग अलग तरीके से. एक तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा है. तो अब बहुत सारी मूवीज़ जो पार्टीशन की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड हैं, बहुत सारी मूवीज़. जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% इन द टोटल पॉपुलेशन 1951. 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी इंडिया में कितनी थी? 12% थी. हालांकि अभी इंक्रीज़ हुई है मुस्लिम पॉपुलेशन, और वो अभी कंपेयर करें तो अभी ज़्यादा है थोड़ी. तो 12% मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी उस ड्यूरेशन में थी 1951 के अंदर. एंड मैनी रिलीजन माइनॉरिटी लाइक सिख्स, क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसी, जूज, ये भी जो हैं इंडिया के अंदर. तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इंडिया जो है दुनिया में यूनिक कंट्री है. इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद में हम यूनाइटेड हैं. वी ऑल आर यूनाइटेड. सो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है भारत, और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम क्या है? यूनाइटेड हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस. ये महात्मा गांधी के बारे में आपको बता रहा है कि महात्मा गांधी का किस तरीके से उनका सेक्रीफाइस रहा. तो ये जो है हम आगे के जो अब आपके टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे कंटेंट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसके अलावा बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा. और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एनसीईआरटी वी यूपीएससी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.